18वीं सदी का अमेरिका देश के साउथ वाले हिस्से में तंबाकू और कपास की खेती हुआ करती थी। खेतों में काम करते थे गुलाम मजदूर। एक सुबह की बात है, एक ऐसे ही खेत के सामने एक गाड़ी आकर के रुकी। उसमें से उतरे 6 लोग, सैम और उसके 5 साथी। ये मजदूर थे। इनका काम था दिन भर खेतों में 12-13 घंटे मेहनत करना और बदले में उन्हें सिर्फ इतना खाना मिलता था जिससे वो जिंदा रह सके। जरा से भी गलती हो जाए तो खेत का मालिक ऐसी सजा देता था, ऐसे कोड़े मारता था, जंजीर मारता था कि रूह कांप जाए। सैम शुरू में अपने मालिक की क्रूरता से परेशान था। वो सोचता था कि कभी इसका विरोध करूं, अगर विरोध करूंगा तो क्या होगा, पर वो कभी भी हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि मालिक बहुत ताकतवर था। उसका विरोध करने का मतलब जान गंवाना भी हो सकता था। जब हालत लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो धीरे धीरे सैम के मन में ही बदलाव आने लगा। उसने देखा कि जब वो बिना सवाल किए आदेश मानता है तो मालिक उसको सजा नहीं देता। कितना अच्छा लगता है। सजा नहीं मिली मतलब अचीवमेंट हो गई भाई। उसने खुद को समझा लिया कि यार यही तरीका ठीक है, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा फैंटम ना बनो, तभी जिंदगी सुकून से रहेगी। अब सैम दिन में 15 घंटे काम करता था। पेट में भूख से पिटबुल दौड़ रहे हैं भाई साहब। लेकिन जब कभी मालिक उसे सूखी रोटी के साथ नमक दे दे तो वो उसी पर वाइब करने लगता था, उसी को उत्सव मानने लगता था। क्या ये खुशी वास्तविक थी या एक झूठी तसल्ली थी? क्या इसको हम भरम कहें? सैम की जिंदगी में आगे जो हुआ उसने इस सवाल को और भी पेचीदा बना दिया। एक रात डाकुओं ने मालिक के घर पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। सैम और उसके साथी भी वही थे। डाकुओं ने सैम से कहा कि भाई तू गुलाम है, तू भाग जा, यही मौका है तेरा, गुलामी से मुक्ति मिलेगी तुझे। लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया। सैम ने उठाया फावड़ा और मालिक की जान बचाने के लिए डाकुओं से भिड़ गया। एक अकेला कब तक लड़ता, बेचारे की जान चली गई। अभी आपने जो कहानी सुनी उसके पात्र काल्पनिक हैं, पर ऐसी कहानियां इतिहास के पन्नों में बहुत सारी हैं। इस कहानी से पैदा होता है एक मजे का सवाल कि क्या मालिक के प्रति सैम का बर्ताव उसकी वफादारी है या ये माजरा कुछ और है? ये कैसा प्रेम है कि पीठ सुजा देने वाले की शान में गर्दनें कटाई जा रही हैं? इसका जवाब छुपा है 2 साइकोलॉजिकल टर्म्स में, संबो मेंटालिटी और स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये क्या होता है भाई साहब? ये वो स्थिति है जब किसी पीड़ित को अत्याचारी से लगाव हो जाता है। आप कहेंगे कि भैया हम ते काय को कह रहे हो, ना जे अमेरिका है ना अब कोई गुलाम रह गया। अपनी टाई को जरा सा ठीक कीजिए। संबो मेंटालिटी और स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये दोनों ही टर्म्स अब भी उतने ही रेलेवेंट हैं। कई रिसर्च ये कहते हैं कि कॉरपोरेट कल्चर में काम करने वाले एम्प्लॉइज इससे जूझ रहे हैं। उनका हाल भी वही है। जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे, मोहब्बत भी बहुत थी। क्या है ये संबो मेंटालिटी और स्टॉकहोम सिंड्रोम और क्यों आज भी लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं और शायद उन्हें पता भी नहीं है कि वो इससे जूझ रहे हैं, समझेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। संबो जो है एक बहुत अपमानजनक शब्द है, घटिया शब्द है। स्लेवरी के दौर में ब्लैक्स को इस नाम से संबोधित किया जाता था और स्लेवरी की वजह से स्लेव्स पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ उसे ही संबो मेंटालिटी कहते हैं। क्या होता है इसमें? कई बार इंसान सजा और लड़ाई से बचने के लिए अथॉरिटी के सामने इस कदर झुक जाता है कि मालिकों का गुल्लू बन जाता है। इस तरह के उदाहरण आपने भी देखे होंगे। जो कहा वही करो, सवाल मत उठाओ, सर को झुका के रखो, ऐसी मानसिकता हो जाती है। इस तरह से बंदा सर्वाइव तो कर लेता है लेकिन इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत खराब असर पड़ता है। कैसे? तुम इस लायक नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, तुमने इस बार हमारा भोंपू ज्यादा जोर से नहीं बजाया। जब ये बातें बार बार सुनाई दें तो बंदा खुद को क्वेश्चन करने लगता है। वो इन बातों को सच मानने लगता है और एक किस्म से अपने मालिक पर डिपेंडेंट हो जाता है। ये डिपेंडेंसी सर्वाइवल से ही नहीं जुड़ी होती। बंदा अपने काम के वैलिडेशन के लिए भी मालिक पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत तभी सफल है जब उसका मालिक, जो उसका अत्याचारी भी है, उसकी तारीफ कर दे। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं आपका वैलिडेशन चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो ये तो संबो मेंटालिटी हुई। अब स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में समझते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने किडनैपर या उत्पीड़क या अत्याचारी से ही प्यार या वफादारी करने लगे? एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। 1973 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी हुई। 4 लोगों को 6 दिन तक बंधक बना करके रखा गया। जब उन्हें छुड़ाया गया तो बंधकों ने अपने ही किडनैपर्स का पक्ष लिया। इस घटना ने इस मानसिक स्थिति को स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया। मालिक से प्यार और जंजीर से इश्क।
स्टॉकहोम सिंड्रोम एक किस्म का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बंदा अपने किडनैपर या जुल्म ढाने वाले से ऐसी लॉयल्टी बना लेता है कि उसको डिफेंड करने लगता है कि यार वो बंदा गलत नहीं है, हालात ने उसको ऐसा कर दिया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब पीड़ित की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना या पानी उत्पीड़क पूरी कर दे, जैसा सैम के साथ हुआ। लगता है कि भाई चलो जो भी है अनाज तो मिल रहा है ना फ्री में। पॉप कल्चर में इसका सबसे उम्दा उदाहरण है आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की फिल्म हाईवे। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा आलिया भट्ट को किडनैप करता है और अंत तक आलिया भट्ट यानी वीरा के कैरेक्टर को अपने ही किडनैपर से प्यार हो जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी। जब स्टॉकहोम सिंड्रोम कॉर्पोरेट कल्चर में दिखने लगता है तो उसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉर्पोरेट स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। मेन बात हमें यही करनी है, बाकी अभी तक तो भूमिका चल रही थी। तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे लाखों करोड़ों वर्कफोर्स की बात। द लीप ब्लॉग नाम का एक जर्नल है जो इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिसी पर कई तरह के रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। इसमें साल 2020 में एक रिसर्च पेपर छपा, स्टॉकहोम सिंड्रोम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें रिसर्चर्स ने 51 लोगों का सर्वे किया। ये 51 लोग भारत में सैलरी के मामले में टॉप 5% में से थे, यानी एकदम क्रीमी लेयर। इस सर्वे से पता चला कि इनमें से 39% लोग वर्बल अब्यूज के शिकार थे। वर्बल अब्यूज यानी शब्दों से अपमानित करना, जिसमें गाली गलौज भी शामिल होता है। 53% लोग मानसिक और फाइनेंशियल रूप से प्रताड़ित थे, यानी कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ अप्रेजल की शाम को ही नहीं बल्कि लंबे समय से अपनी सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे। और इनमें से 89% लोग इस बात से परेशान थे कि काम की वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो चुका है। यूं तो कॉर्पोरेट पे काम करने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सर्वे में 2 दिलचस्प बातें सामने आई। वो जो बॉस या कंपनी के मालिक से परेशान थे वो लंबे समय से उसी बॉस के साथ काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा वो लोग जिन्हें ये शिकायत थी कि उनके बॉस ने उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर दिया है, यानी कि एक किस्म का ऐसा रिलेशनशिप कि बॉस पसंद नहीं है पर उसे छोड़ भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात और भी दिलचस्प पता लगी। इन सभी से पूछा गया कि क्या आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसी कंपनी और ऐसे बॉस के साथ काम करने के लिए रेकमेंड करेंगे क्या? जिन लोगों को लगता था कि काम के हिसाब से वो अंडरपेड हैं, उनमें से 92% लोगों का कहना था कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस कंपनी और इस बॉस के साथ काम करने के लिए रेकमेंड करेंगे। जबकि जो सैलरी और इंक्रीमेंट से खुश लोग थे उनमें से सिर्फ 83% लोगों ने कंपनी या बॉस के साथ काम करना रेकमेंड किया, यानी जो नाराज हैं वो ज्यादा रेकमेंड कर रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर परेशान एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि वो भी जो मानसिक तनाव या वर्क लाइफ इम्बैलेंस से गुजर रहे थे, उन सभी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए वही कंपनी रेकमेंड की, जबकि जो मौज में काम कर रहे थे उनका रेकमेंडेशन रेट कम था। इस रिसर्च पेपर से ये बात सामने आई कि कई सारे एम्प्लॉयज अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के नाम पर कम सैलरी पर काम कर लेते हैं। इसके अलावा ये एम्प्लॉयज प्रताड़ित फील करने के बावजूद अपनी कंपनी को लेकर के काफी लॉयल हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उनके अंदर बैठी इंफीरियोरिटी की फीलिंग। उनके बॉसेस ने बार बार उन्हें महसूस कराया या ऑफिस एनवायरनमेंट में उन्हें ये महसूस हुआ कि वो इतने काबिल नहीं हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भले ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है लेकिन दूसरी जगह भी उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये संबो मेंटालिटी और स्टॉकहोम सिंड्रोम का एकदम स्पष्ट उदाहरण है, क्लियर कट। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले वर्ग का ये हाल है, टॉप 5% का, इस पायदान में सबसे नीचे बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का वातावरण मौजूद है तो सर्वाइवल परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रह जाता। परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है लल्लन टॉप पे। मिसाल के तौर पर इस शो का प्रोड्यूसर, शो हिट हो रहा है, बंदे की चांदी हो गई है। कौन है प्रोड्यूसर? आकाश सिंह, अ मैन टू वॉच आउट फॉर। देखते रहिए द लल्लन टॉप।